अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12 और आज हमने इसके अंदर समझना है कि जो मलेरिया की एग्जाम्पल है वो क्या है और किस तरह उस मलेरिया की कंडीशन में जब लोगों को पता ही नहीं था कि मलेरिया क्या है, जैसे आजकल नहीं पता था ना पिछले 4-5 सालों में कि कोरोना क्या है, इसी तरह एक टाइम होता था जब लोगों को ये नहीं पता होता था कि मलेरिया क्या है। तो उन्होंने किस तरह बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके इसको यूज़ करके मलेरिया का पता लगाया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना जिसमें हमने साइंटिफिक मेथड पूरा पढ़ा है तो आप पहले उन 2 लेक्चर्स को सुन लीजिए, आपको समझ अच्छी आएगी। लेकिन अब अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट इसको भी सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इलेबोरेट कर दूँगा। तो बच्चों, आज हमने ये जो टॉपिक कवर करना है ना, इसको बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने इकट्ठा करना है, समझना है जैसे ये स्टेप्स हमने समझे थे। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मलेरिया दरअसल था क्या, पहले आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं। मलेरिया दरअसल एक ऐसा बुखार होता है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जब पेशेंट की बॉडी में जाता है तो उसकी वजह से कुछ ख़ास चेंजिंग आती हैं और उसे बुखार आता है। जो बुखार आता है वो ऐसे आम बुखार की तरह नहीं होता, ये आता है फिर चले जाता है, फिर आता है फिर चले जाता है, फिर आता है फिर चले जाता है, यानी कि सुबह होगा शाम को नहीं होगा, शाम को होगा सुबह को नहीं होगा। तो इसकी वजह से ना एक बहुत सवेयर सी कंडीशन आ जाती है। वो कहता है असल में मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पे भी आपने सुना होगा, आजकल तो ये कॉमन चीज़ हो गई है। कॉमन नहीं यानी कि आम सुनने में मिल जाता है, ऐसे नहीं है कि जो पहले होती थी अब नहीं है, अभी भी ये बीमारी है। और अब वो कहता है कि हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो कि क्या थी, मलेरिया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। देखें, लोगों को ये पता नहीं था कि मलेरिया किस तरह फैल रहा है, और ये इस तरह का बुखार था जो कि बहुत ज़्यादा तंग करने वाला था। तो आज जो हम ये इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह लोगों ने इसका पता लगाया या साइंटिस्ट ने पता लगाया। तो हमें पता है कि पहली बात थी क्या, प्रॉब्लम, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, जैसा कि यहाँ पे स्टेप्स में लिखा हुआ है। तो हमें प्रॉब्लम का पता चल गया कि प्रॉब्लम है क्या, असल में एक बुखार है जो कि बार बार आ रहा है। दूसरी बात है हमारा क्या, दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं ये जो डिजीज़ थी इसके बारे में फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को पता था। कौन से डॉक्टर्स को, एंशियंट टाइम्स के डॉक्टर्स को, यानी कि पुराने वक्तों के डॉक्टर्स को पता था। तकरीबन 2000 साल पहले भी लोग जानते थे कि एक बीमारी है। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस जो हैं, लोगों ने 4 ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया के बारे में। वो क्या थी? पहली बात थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज जो है इनका कोई रिलेशन ज़रूर है। मार्शी एरियाज समझ लें, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है ना, या पानी खड़ा रहता है, उन्हें मार्शी एरियाज आप समझ लें। अच्छा, इस जो है ना, ये बात यहाँ पे ये थी कि वहाँ के लोगों को मलेरिया ज़्यादा हो रहा था। चलें पहले ऑब्जर्वेशन सुन लें, बाद में अगली कहानी देखेंगे। तो दूसरा उनका था कि क्विनीन, ये केमिकल है। वो कहता है क्विनीन जो है एक इफेक्टिव ड्रग थी, एक मौसर दवा थी। ड्रग यहाँ पे आपने वो वाली ड्रग नहीं समझनी जो फिल्मों ड्रामों में होती है। ड्रग का मतलब यहाँ पे दवाई है। वो कहता है क्विनीन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। नंबर 3 पे ऑब्जर्वेशन थी, वो कहता है कि जो मार्शी एरियाज हैं वहाँ का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात थी कि कहीं लोग ये ना समझे ना कि यार जहाँ पे पानी गंदा खड़ा होता है या गंदे पानी वाले जो इलाके हैं वहाँ का पानी पीने से कहीं मलेरिया तो नहीं हो रहा। और चौथी ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि प्लाज्मोडियम देखा गया था ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट में, कि जो लोग थे जिन्हें मलेरिया था उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में क्या देखा गया, प्लाज्मोडियम। बॉडी में नहीं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम उन्हें नजर आया। ये 4 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की। अच्छा, अब इन ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस आप देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेप है हमारी हाइपोथेसिस। तो हम हाइपोथेसिस देखेंगे जो कि एक स्टेटमेंट होती है जो गलत भी साबित हो सकती है। वो कहता है बायोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑल डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस,
इन ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज को देख के उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस डेवलप की, और वो हाइपोथेसिस, वो स्टेटमेंट क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा, एक बात आपको पहले बता दूं कि हाइपोथेसिस जो है वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो गलत हो सकती है। तो अभी यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये सही थी या ये गलत थी, ये तो आगे जाके हमें पता चलेगा। ये हाइपोथेसिस जब साइंटिस्ट ने दे दी तो इसके बाद इस हाइपोथेसिस को इफ देन का तड़का लगाया, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाया, एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाया। वो कैसे कि उन्होंने डेवलप किया एक लॉजिकल रिजल्ट। उससे क्या, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को ट्रू माना, यानी कि इसको सच मान लिया। फ़र्ज़ करते हुए सच मान लेते होते हैं। मैंने आपको ये साइंटिफिक मेथड वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब भी हम डिडक्शन बनाते हैं तो हमें हाइपोथेसिस को सच मानना पड़ता है। ये समझ लें कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप सच मानेंगे ही नहीं तो आप आगे जा ही नहीं सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइपोथेसिस को ट्रू मान लिया और डिडक्शन बनाई। अब डिडक्शन क्या थी, डिडक्शन उन्होंने ये बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह बनता है तो फिर जितने भी मलेरिया के मरीज़ हैं जिन्हें मलेरिया हुआ है, ये लाजमी है कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम हो। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे वो कहते, एग्जांपल हम देते हैं कि अगर राशिद जो है, सॉरी अगर आप में से कोई राशिद है बच्चे, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं वैसे एक जनरल सा मैंने नाम ले लिया कि अगर राशिद चोर है तो इसका मतलब है कि वो जिसके घर में गया होगा उसने कोई ना कोई चीज़ उठाई होगी, किसी का ग्लास उठा लिया, किसी की छुरी उठा ली, किसी की पेंसिल उठा ली। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर ये लाजमी होगा कि तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम हो। ये डायरेक्शन यहाँ पे ओके हो गई। अब नेक्स्ट आप एक्सपेरिमेंट देखें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या लगाया। वो कहता है इस चीज़ को सच साबित करने या जानने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, एक नहीं। उन्होंने एग्जामिन किया तकरीबन 100 मलेरिया के मरीज़ों के उन्होंने ब्लड सैंपल लिए और 100 हेल्दी पर्सन जो बिल्कुल ठीक थे, जिन्हें मलेरिया नहीं थे, उनके भी सैंपल लिए और उनके भी, मलेरिया वालों को भी माइक्रोस्कोप में देखा और हेल्दी वालों को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब वो कहते हैं कि अब उससे क्या रिजल्ट निकला, ये निकला, उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था। चोर पकड़ा गया भाई। अब कहते हैं इस रिजल्ट से ये प्रूव हो गई हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और ये क्या थी, ट्रू थी। अब फटाफट से पैच को देख लेते हैं। यहाँ पे पैच में वो बता रहा है, अच्छा मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ, पहले ये पैच देख लें कि 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं, लेवरॉन उसका नाम था, और उसने रिसर्च की कि मलेरिया की वजह क्या है। उसने ब्लड लिया मलेरिया के पेशेंट से और उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उसने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन ब्लड के अंदर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उस वक्त उसका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम रख दिया। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और एक ये पैच भी है, वो कहता है इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो मलेरिया के पेशेंट थे, अब वो आपको पिछली बात से अटैच कर रहा है जो हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात है। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो मलेरिया के पेशेंट थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, जबकि जो हेल्थी पर्सन थे वो क्या थे, कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, अब ये वही बात है बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट जब आप लगाते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो साथ आप इस तरह के लोगों को, इस तरह की चीज़ें भी रखते हैं जो कॉमन हों, ताकि यानी कि जो आम हो, जिनके ऊपर वो चीज़, उस चीज़ का इफेक्ट ना हो रहा हो, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, ये बच्चों हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, और इसके जो स्टेप्स हैं वो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके स्टेप्स जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, जो मैंने हाईलाइट कराए हैं वो भी, और कोशिश कीजिएगा इसको पूरा याद कर लीजिएगा। और अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है ये हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 होगा, और वो इसके बाद ही इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।